हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सबको अपनी अकाउंटिंग क्लासेस में। जो कि आप सबको अच्छे से पता है बेटा कि आप अकाउंटिंग में अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ रहे हो और यहाँ तक आप सभी ने अच्छे से आई होप अच्छे समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग जो टर्म्स हैं इसमें हमने लास्ट में इन्वेंट्री को पढ़ा था, उससे पहले स्टॉक को देखा था, फिर परचेज और सेल्स देखी थी। तो मैं एक बार हल्का सा रिवीजन आपको करवा देता हूँ बेटा। देखिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि परचेज के कुछ पॉइंट्स बताए थे कि परचेज क्या होती है। परचेज का मतलब होता है सामान को खरीदना। परचेज का मतलब सामान खरीदना जो हम डेली रूटीन में वर्क करते हैं। तो परचेज को मैंने आपको बताया था बेटा कि टू टाइप से हम परचेज कर सकते हैं, एक कैश और एक क्रेडिट। तो क्रेडिट में हम दो तरीके से होती है, जो कि एक पहला क्या होता है कि अगर हम जानते हैं तो वो हमारे लिए क्या बनेंगे, डेटर्स बनेंगे, जिससे कि हमें बाद में पैसा मिल जाएगा। जिसको नहीं जानते उससे हम क्या करते हैं, हम उसे बिल लिखवाते हैं और उस बिल को हम बोलते हैं बेटा कि बिल्स रिसीवेबल्स, जो कि सॉरी बिल्स पेबल। परचेज करते हैं तो बिल्स पेबल, तो बिल पे करेंगे बाद में, यानी कि बिल लिखेंगे और उसी बिल को हम एक टाइम के बाद पे कर देंगे। और यहीं ऐसे ही एक टाइम के बाद हम यहाँ पर परचेज करते तो सॉरी ये क्रेडिटर्स होंगे, तो क्रेडिटर्स को भी हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। ठीक है बेटा। यानी कि परचेज परचेज या तो कैश होगी तो कंप्लीट काम, हम पैसा दे देंगे और सामान खरीद लेंगे। अगर उधार में करते जानते हैं तो वो हमारे लिए क्या होंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनको हमने पैसा देना है। और अगर नहीं जानते तो हमारे से एक बिल लिखवाएंगे, जो कि हमने उस बिल को ये लिखना पड़ेगा कि हम एक जो जितना टाइम हम मांग रहे हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीना की, 3 महीने के बाद हम ये पैसा दे देंगे। तो वो बिल लिख के देंगे और उसके बाद 3 महीने के बाद वो बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हम उनको पैसे दे देंगे। ठीक है बेटा। तो ये थे आपके पास परचेज, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। उसके बाद हमने बात की थी सेल की। तो सेल का मतलब होता है जो सामान हम डेली रूटीन पर बेचते हैं उसको बोलते हैं बेचना। और उसी को ही हम बात करते हैं कि सेल भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक कैश सेल होती है। तो कैश में हमने सामान बेचा, तो कैश आया सामान गया, कंप्लीट हमारी ट्रांजेक्शन। अगर हम उसको उधार में बेच रहे हैं तो वो भी दो तरीके की होगी, या तो हम उसको जानते हैं तो वो हमारे लिए डेटर्स होंगे जो हमें बाद में पैसा देंगे, और अगर नहीं जानते उनको सामान बेचते तो उनसे हम एक बिल लिख पाएंगे जिसको हम बिल रिसीवेबल्स बोलेंगे। ठीक है बेटा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर उसके बाद जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं और बेचते हैं तो खरीदने के बाद हमारे पास उस सामान जो रखा होता है उसको हम बोलते हैं बेटा स्टॉक। ठीक है। और बेचने के बाद जो बचता है वो भी स्टॉक ही होता है, यानी कि हमारे पास जो बचा होता है स्टॉक। तो जब हम एक पीरियड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमारे पास कितना सामान, तो वो ओपनिंग स्टॉक होता है, और एंड में क्या होता है, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब स्टॉक की कुछ वे भी बताए थे मैंने, जैसे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, स्टॉक तो हम फिनिश्ड को बोलते हैं, इन्वेंट्री जो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है उनमें। तो इन्वेंट्री इन रॉ मटेरियल जो कि कच्चा सामान जो कि फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ सामान जो कि हमने मशीनों में यूज किया हुआ है। फिर हमारे पास फिनिश्ड गुड जो बन के रेडी हो गया है, सेल नहीं हुआ है। कुछ सामान जो कि इन्वेंट्री इन ट्रांजिट जो कि हमने यानी कि सेल करने के लिए बाहर निकाल दिया है लेकिन वो सेल नहीं हुआ है, ना तो आपके गोडाउन में है, वो एक ट्रेड में है। ठीक है बेटा। तो ये थी हमने यहाँ तक पढ़ा था इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री इन्होंने कहा कि स्टॉक और इन्वेंट्री में डिफरेंस बताइए। तो स्टॉक वो होता है बेटा जो कि स्टॉक रेफर दैट द परचेज फॉर रीसेलिंग, यानी कि परचेज किया सेल करने के लिए, which lying the unsold at the end of accounting period, जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बचता है उसको क्या बोलते हैं, हम स्टॉक बोलते हैं। और इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री हमेशा इंक्लूड होती है स्टॉक में ही, लेकिन वो कौन से फॉर्म में होती है, इनमें होती है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड। और सेमी फिनिश्ड का मतलब जो अधूरा बना हुआ है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि रॉ मटेरियल क्या है, कि आपकी शर्ट के लिए क्या है, क्लॉथ्स और बटन क्या है, रॉ मटेरियल है। लेकिन मैं बात करूं कि आपका सेमी फिनिश्ड क्या है, कि भाई शर्ट बन के रेडी होगी उसमें बटन लगे नहीं है तो वो सेमी फिनिश्ड है, फ्रेश नहीं हुई है, या उसमें कुछ काम बाकी है तो वो क्या होगा, सेमी। फिर वो फिनिश्ड हो चुकी है, तो फिनिश्ड मतलब बन के तैयार हो गई, सेल नहीं हुई है। फिर इन्वेंट्री ऑन स्टॉक, तो हम जब बेचने लगते हैं तो क्या बन जाता है, इन्वेंट्री स्टॉक। ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ चुके थे अभी तक।
ये अभी अभी हमने देखा ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं कि जब हम उधार में सामान खरीदते हैं तो जिनको जानते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं और जिनको नहीं जानते उनको हम एक बिल लिख के देते हैं तो वो बिल्स पेबल होता है, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है। गुड्स गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो होते हैं जो कि हम कोई सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, किसके लिए? सेल करने के लिए। और जो कि डेली रूटीन में वर्ड यूज होता है वो क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। देखिए बेटा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक फर्नीचर शॉप वाले के पास फर्नीचर शॉप वाले के पास क्या है कि चेयर टेबल अलमीरा वगैरह बहुत सारा सामान होता है। तो वो क्या करता है कि उनको खरीदता है फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री से खरीदता है, इनको बेचता है, तो उसके लिए क्या है? ये स्टॉक है, उसके लिए गुड्स है। तो वो क्या बोलेगा? गुड्स। एक टेक्सटाइल यानी कि क्लोथ्स बेचने वाले के पास क्या है? कपड़े जितने भी होंगे, किसी भी टाइप के कपड़े हो जो बेचता है, तो उसके लिए वो गुड्स का काम करेगा, सामान का काम। एक बुक शॉप वाले के पास जो बुक्स होंगी वो बुक्स उनके लिए गुड्स का काम करेगी। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर वो क्या करता है कि चेयर टेबल लेके आता है बैठने के लिए या कस्टमर के लिए, तो वो उसके लिए फर्नीचर होगा। लेकिन इसके लिए क्या है, इसने अगर कुछ सामान अपने या कस्टमर के लिए बैठने के लिए लिया तो वो फर्नीचर बोला जाएगा, लेकिन ये सामान सारा गुड्स बोला जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? सभी को समझ में आया पॉइंट? तो गुड्स यानी कि जो बिजनेस डेली रूटीन पे जिस सामान की डील करता है वो हमेशा उसको क्या बोलता है? गुड्स बोलता है, सामान बोलता है। अब हम बात करेंगे कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होती है बेटा? कॉस्ट वो होती है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदा कितने रुपए में है तो वो उसकी कॉस्ट होती है, या फिर हम बनाते हैं तो हमारे वो कितने में बनेगी। देखिए जैसे कि कॉस्ट कैन बी टर्म द अमाउंट द रिसोर्सेज गिवन अप एक्सचेंज सम गुड्स और सर्विसेज। जब हम मान लीजिए कि एक शॉपकीपर जब सामान को खरीदता है तो उसके लिए वो कॉस्ट होती है। एक कस्टमर जब सामान को खरीदता है तो जब जितना पैसा देता है उसके लिए वो कॉस्ट पड़ती है। तो यानी कि हर पर्सन के लिए वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट साइड करके बेचेंगे तो खरीदने वाले पर जो कॉस्ट जो चार्ज देगा वो उसकी कॉस्ट होगी। देखो इन्होंने कहा है कि कॉस्ट बी टर्म द अमाउंट रिसोर्सेज गिवन अप, यानी कि हम देते हैं एक्सचेंज सम गुड्स एंड सर्विसेज, तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए हम उनको कुछ अमाउंट पे करते हैं। तो द रिसोर्सेज गिवन अप मनी और मनी इक्विवेलेंट एक्सप्रेस द टर्म ऑफ मनी, यानी कि मनी के रिलेटेड हम कुछ भी पे करते हैं तो वो उसके लिए क्या होती है? कॉस्ट होती है। यही द चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन ने भी यही डेफिनेशन दी है कि कॉस्ट द अमाउंट एक्सपेंडिचर एक्चुअल और national include in attributed the specified thing activities. The specific things activities may be produce service और एनी एक्टिविटीज, उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई सर्विस हो सकती है या कोई अदर एक्टिविटीज भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल दिया है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंक्लूड परचेज प्राइस फ्राइट एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। यानी कहने का मतलब भाई मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक एसी खरीदी, तो एसी खरीदी तो एसी खरीदने का जो चार्ज था मान लीजिए वो 35,000 रुपीज था। आप शॉप पर गए और आपने कितने दिए? 35,000 रुपए। फिर आपने कहा कि भाई मेरे घर तक पहुंचाओ, तो उसको घर पर पहुंचाने के लिए 500 रुपए टेम्पो वाले ने क्या ले लिया? रेंट ले लिया। और उन्होंने कहा कि भाई इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, यानी को लगाने का जो खर्चा है वो 1500 रुपए है। तो हम बत कहेंगे कि भाई हमारे लिए इस एसी की जो कॉस्ट पड़ेगी वो क्या पड़ेगी? देखिए वो कॉस्ट पड़ेगी हमारे पास 37,000। तो 37,000 हमारे लिए क्या है? वो कॉस्ट। तो कहने का मतलब जब तक कोई मशीन है वो आके और चालू ना हो जाए तब तक वो कॉस्ट होती है। सेम ऐसे ही आप करते हो कि कोई सामान खरीदते हो, अगर उसे किराया दिया तो आप किराया ऐड करके बाद ही देते हो। जैसे आपने बाइक खरीदी बेटा, तो बाइक एजेंसी में आपने पैसे दिए मान लीजिए 70,000, और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाए आपने मान लीजिए 20,000 के, 10,000 रुपीज की उसमें एक्सेसरीज लग गई, तो आप उसकी कॉस्ट हमेशा बताओगे 1 लाख रुपए, न कि 70,000। क्लियर हुआ बेटा? तो ये थी आपके पास कॉस्ट। अब वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है बेटा जो भी आप सामान खरीदते हो उसके बिल को, उसके डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड द ऑथराइजेशन टू पे द बेसिस द बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन फर्स्ट एंड ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, जो बिल मिलता है, तो उस बिल को आप अपने रिकॉर्ड में रखते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। सामान बेचते हैं तो आपने देखा होगा बेटा कि एक बिल होता है और उस बिल के नीचे एक
एक और पेज होता है जो आपको बिल लिख के दिया जाता है, उसके पीछे कार्बन कॉपी लगा के सेम जो आपको लिखा जाता है वही पीछे प्रिंट हो जाता है। तो वो उनके लिए क्या है, वो उनके लिए वाउचर है। उसी के बेस पर वो सेल बुक में अपनी एंट्री करेंगे कि भाई इतनी सेल हमारी हो गई है। समझ आया बेटा? हर एक चीज का जो प्रूफ होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, रीजन होता है, उसी को ये हम क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको डिस्काउंट बोलते हैं, जो कि ये हमारा एक ह्यूमन नेचर भी बन जाता है कि हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो सामान खरीदते हैं तो हम उनसे ये पूछते हैं भाई कितनी डिस्काउंट दी। तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। तो सिंपल सी बात समझिए बेटा कि ऐसी कोई डिस्काउंट जो आपको मांगने से मिल जाती है वो बोली जाती है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पर गए, किसी दुकान पर गए और आपने क्या लिया, आपने एक मान लीजिए स्कूल बैग खरीदने के लिए आप गए थे, तो स्कूल बैग लिया, उन्होंने बताया 500 रुपए और वहां पर लिखा हुआ था रेट उस पर 700 रुपए, और उन्होंने कहा कि भाई 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने कहा कि भाई ठीक है, ये एक दो स्टूडेंट गए, एक स्टूडेंट गया और एक ने 500 रुपए दिए और बैग लिया है, दूसरा गया, उसने कहा कि कहा कि अंकल जी आपका तो ये महंगा है, मैं आपका डेली का कस्टमर हूँ, ऐसी कुछ पंचलाइन आपने डाल डाल ली, या फिर आपने कोई रिलेशन ढूंढा, तो उसने कहा कि ठीक है बेटा 50 रुपया और कम कर देना। तो ये क्या हो गया, इसको कितने में मिला, 450 रुपए में। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने, जो कि शॉपकीपर ने या आपने और शॉपकीपर ने मिलकर कोई ऐसा प्राइस रखा जो कि ट्रेंड रेट से कम है, या आपने एग्रीमेंट किया जिसमें खरीदा, तो जो भी जो उसका प्राइस था उससे आप कम दे रहे थे उसको क्या बोलोगे, डिस्काउंट। वो कौन सा डिस्काउंट होगा बेटा, वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। और मैं आपको बता दूं कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में लिखा नहीं जाता है। बुक्स जब हम बुक्स में एंट्री करेंगे यानी कि रिकॉर्ड करेंगे तब हम उसको अमाउंट को नहीं लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात सुनना मेरी बात, कि आपके पास आप ही 450 का बैग लेके आए, तो आप घर पे क्या बताओगे कि 450 रुपए का आया है। तो 450 ही तो बता रहे हो, उसका प्राइस कितना हो गया आपके अकॉर्डिंग, वो 450 हो गया। लेकिन उसका जो एमआरपी था वो मान लो 700 था, अब आप 700 तो नहीं बताओगे। तो इसलिए बुक्स में जब हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो डिस्काउंट को हम कंसिडर नहीं करते, जो हम एग्रीमेंट करके लेके आते हैं। कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बेटा, समझ आया सभी को अच्छे से? अब सेकंड जो पॉइंट है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है शॉपकीपर जब शॉपकीपर अपनी सेल को कैश में कन्वर्ट करना चाहता है, यानी कि कैश सेल करना चाहता है, उसके लिए देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये 450 रुपए में क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, आप जानकार थे उनके। तो जैसे ही आपने सामान लिया, आपने वो बैग लिया और बैग लेके चलने लगे, तो जो शॉपकीपर था वो बोला बेटा पैसे, तो उसने कहा अंकल जी अभी नहीं है, अगले महीने ले लेना। तो वो कहेगा रुक यार रुक, उसने तुम्हारे पास मान लो जी पैसे देख लिए, तो उसने कहा रुको बेटा, ऐसा करो कि आप मुझे 400 रुपए दे जाओ और ले जाओ बैग, मैं 400 में दे दूंगा आपको, क्योंकि उसको लगता है कि भाई 450 में लेके जाओगे, पता नहीं आप कब दोगे पैसे, ना भी दे। वो जानकार तो है, मांग तो सकेगा नहीं, लेकिन उसने क्या कहा कि जब एग्रीमेंट हुआ 450 में, फिर भी उसने कुछ डिस्काउंट दिया जिससे कि वो आप पैसे दे दो। तो अगर वो 400 रुपए कहता है कि अभी अगर आप पैसे देते हो तो 400 में दे दूंगा, तो जो 50 रुपए है उसको हम बोलेंगे बेटा कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। यानी कि कहने का मतलब आप लोगों ने जब भी किसी प्रोडक्ट के लिए उसका फाइनल अमाउंट डिसाइड कर लिया, और जब उसको आप खरीदते हो और में खरीदने की कोशिश करते हो, लेकिन शॉपकीपर क्या करता है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके के आपसे कहता है कि अभी दोगे तो कैश में इतना देना पड़ेगा, नहीं बाद में इतना देना पड़ेगा। तो वो जो उस टाइम अगर आप कैश पे करते हो तो वो जो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यानी कि सेल को कैश में कन्वर्ट करने के लिए दिए जाने वाला डिस्काउंट, उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आया सभी को? रिबेट। अब अगला आता है रिबेट। तो ये वर्ड तो बेटा आपको सिंपल सा समझ में आ रहा होगा कि भाई डिस्काउंट भी हमें छूट ही मिलती है, रिबेट। अब रिबेट में और डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है, देखिए बेटा कि इट इज द रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड टू सेलर आफ्टर द गुड्स सोल्ड, it shown the seller is the reason
other than which the trade discount and cash discount. For example, rebate may be allowed to because the poor quality goods sold, goods being not with specification. देखिए बेटा, मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया कि आप कोई सामान खरीद लाए घर पे, और उस पे आपने मान लो ट्रेड डिस्काउंट भी ले लिया था, कैश डिस्काउंट भी। अब आके देखा तो आपने अपने घर पे उसको ओपन किया, चलाने की कोशिश की, और उसमें क्या मिला, उसमें कुछ डिफेक्ट मिला। अब उसको वापस लेके गए तो उसने कहा कि भाई ये तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसने कहा यार गलती से चला गया या जो भी है, तो वो आपको और पैसे दे देता है। वो कहता है कि यार अगर आपने उधार में खरीदा तो चल ठीक है, तो इतने रुपए दे देना। तो वो क्या मिल गई आपको, रिबेट मिल गई उसकी पुअर क्वालिटी की वजह से। तो डिस्काउंट एक बेचने का प्रोसेस होता है, और अगर प्रोडक्ट गलत चला गया, स्पेसिफिक नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम आई, तो उस वजह से क्वालिटी डाउन, आपने देखा होगा कई बार एक के साथ एक फ्री दे दिया गया, या फिर कुछ हैवी वो कर दिया गया कि भाई ठीक है इसकी क्वालिटी डाउन थी, जैसे एक्सपायरी डेट आने वाली होती तो उसको बहुत हैवी डिस्काउंट मिल जाता, तो उसको बोला जाता है बेटा रिबेट। फिर क्या है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्या है कि हर एक सामान पर, हर एक काम पर, जो भी मैं आप कोई भी अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो तो उस पर भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। जैसे कि आप क्या करते हो, आप ट्रेवल करते हो, आप बस में जा रहे हो, तो आप बस में किराए के साथ साथ टैक्स भी पे करोगे, तो उसको बोला जाता है सर्विस टैक्स। और जो सामान खरीदोगे उस पर क्या लगेगा आपको, गुड्स टैक्स लगेगा, तो उसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम क्या करेंगे, हम पूरा चैप्टर हमारे पास है, जो कि हम इनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, कब ये आया था, किसकी जगह आया था, कैसे लागू होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या है कि हमारे पास कुछ टाइम पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, जिसमें एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, अलग अलग बहुत सारे होते, लगभग 50 से 60 टैक्सेस होते थे। उन सबको हटा के एक ही सिंगल टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विस। क्योंकि हम देखते हैं कि या तो कोई प्रोडक्ट होगा या कोई सर्विस होगी, तो उसके लिए क्या बना दिया, एक ही टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी कुछ स्लैब्स हैं, उनको हम देखेंगे। तो ये तो होगी बेटा आपकी मेन अकाउंटिंग टर्म्स 26। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे एंट्री। एंट्री क्या होती है बेटा, एंट्री होती है जब भी हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको क्या बोला जाता है, एंट्री बोला जाता है। हम भाई कोई भी काम करते हैं उसको अगर रिटर्न में लिख देंगे ना सिस्टमेटिक वे, तो वो क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी। अब एक पॉइंट आता है बैड डेब्ट्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, जब हम सामान को बेचते हैं, सेल करते हैं, सेल करते हैं, मैंने बताया एक तो कैश में कर दी, एक में हमने क्या कर दी, उधार में यानी कि क्रेडिट में। तो क्रेडिट में एक जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम डेटर्स बोलते हैं, और जिनको नहीं जानते उनको हम बीआर यानी कि बिल लिखवा लेते हैं। ये डेटर्स कौन होते हैं, जानकार होते हैं, और में भी कोई जानकार हमें बाद में पैसा ना दे, तो जो पैसा नहीं आता है तो वो डेप्ट क्या होता है, डूब जाता है, तो उसी को बोलते हैं बैड डेप्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास शॉप थी, आपका कोई दोस्त था, वो दोस्त आपसे सामान लेने आया और पैसे नहीं दिया, आपने कहा ठीक है भाई बाद में दे देना, और बाद में उसकी कंडीशन नहीं हो पाई, वो पैसे नहीं दे पाया, तो आपके लिए क्या हो गया, वो पैसे डूब गए, तो आप क्या लिखोगे उसको, बैड डेब्ट लिखोगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ, बैड डेब्ट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या होता है, जब किसी पर्सन के पास कि पैसा होता ही नहीं है किसी को पे करने के लिए, उसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बेच देने के बाद भी नहीं मिलता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इंसॉल्वेंट, इसको बोलते हैं दिवालिया। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि भाई कि किसी पर्सन ने बैंक का इतना पैसा ले लिया, और अब उसको पे करने के लिए उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी वो पूरा पैसा नहीं बनता है, तो उस केस में उसको क्या बना दिया जाता है, कोर्ट की मदद से उसको इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है कि भाई ये तो फाइनेंशियली करप्ट हो चुका है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके बाद इसके साथ कोई भी एग्रीमेंट ना किया जाए। अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो खुद जिम्मेवार होगा, उसमें कोर्ट कोई कुछ काम नहीं कर सकती, कुछ नहीं हेल्प करेगी। समझ में आ गई बेटा, तो इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब ये होता है कि किसी ने एक इंसॉल्वेंट पड़ा जिसको पे नहीं कर सकता है। सोलवेंट क्या होता है कि ऐसा कोई पर्सन या इंटरप्राइज जो कि उसके पास पोजीशन होती है कि वो अपने डेब्ट को चुका दे, लेकिन चुका नहीं रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट। यानी कैपेसिटी है उसको चुकाने की, और उसी को हम क्या बोलेंगे, यानी कि जो उधार लिया गया चुकाने की उसके पास पोजीशन है, कैपेसिटी है, तो उसको सोलवेंट बोलेंगे। स्टोर क्या होता है बेटा, स्टोर जिसमें सामान हम रखते हैं,
जैसे घर में भी कहते हैं भाई स्टोर रूम बना दिया, दुकानों पे भी क्या कहते हैं स्टोर रूम। जैसे किसी शोरूम पे आप जाते हो तो आगे शोरूम होता है, पीछे उसका स्टोर रूम होता है। क्लियर हुआ। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल। जो भी आप सेल करते हो, जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेवेन्यू बोलते हैं। कि डेली रूटीन में जो हमें मिलता है, जब भी हम सामान को बेचते हैं तो वो जो भी सेल होगी उसी सेल को हम क्या बोलेंगे, एक सिंपल भाषा में हम उसको रेवेन्यू बोलेंगे। ठीक है बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को सेल करते हैं। अगर आप कोई, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे फीस दोगे तो वो मेरी रेवेन्यू होगी कि भाई मुझे ये फीस मिली, वो मेरी रेवेन्यू है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक दुकानदार अपना सामान बेचता है तो सामान बेचते टाइम जब बेचता है तो उसको पैसे मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं बेटा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जी, कि आप जो काम कर रहे हो उससे आपको कितनी रिवेन्यू मिल रही है। एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है बेटा कि एक बिजनेस का जो नाम होता है ना, उसी नाम को हम बोलते हैं एंटिटी, यानी कि उसकी पहचान, बिजनेस की पहचान। जैसे मैंने कहा सैमसंग, एलजी, यानी कि एप्पल, ये डेल, ये जो भी जितने भी, जैसे कैनन हो गया, आपके पास फोन है वो किस कंपनी का, तो उस कंपनी के नाम को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी, यानी कि उसकी अपनी एक पहचान होती है। टर्नओवर को बोलते हैं बेटा कि उसने पूरे साल में एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी सेल करी है। आपने सुना होगा उसकी 1000 करोड़ की टर्नओवर हो गई, उसकी पूरे साल में इतना काम होता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा टर्नओवर। ठीक है, क्लियर हुआ। ये टोटल सेल मेड बाय ए पर्टिकुलर पीरियड। फिर उसके बाद हम जाते लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है कि जैसे स्टॉक तो हमने कहा कि भाई जो हमारे पास रखा होता है, लाइव मतलब जिंदा स्टॉक, जो भी बिजनेस में हम यूज करते हैं, जैसे एनिमल, जैसे पशुओं को यूज करते हैं। जैसे कई पशुओं में कई कई जगह जैसे घोड़ा गाड़ी यूज की जाती है, किसी का बिजनेस घोड़े का है, जैसे कोई शादी ब्याह में घोड़ा यूज करता है, या आपने खच्चर बैल देखे होंगे, हॉर्स, यानी कि उन सबको क्या बोला जाता है बेटा, लाइव स्टॉक। ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब भी हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं या बाहर किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उससे हमें क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है, वो हमारे लिए प्रॉफिट या रिटर्न का काम करती है। ठीक है बेटा। तो ये कुछ कुछ टर्म्स थी हमारे पास जो कि हमने देखी है। तो यही हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स है। आप सभी ने इन सारे के सारे अकाउंटिंग टर्म्स को क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट करना है और मेरे से आज चेक करवाना है। तो ये जो अकाउंटिंग टर्म्स थी वो आपके लिए खत्म हो चुकी है। अब हम इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट देखेंगे कि कैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं, कि बिजनेस की पोजीशंस कैसे इक्वल होती है। जो कि इसके बाद जस्ट हम थोड़ा थ्योरेटिकल पर ना जाके प्रैक्टिकल पर जाएंगे और अकाउंटिंग इक्वेशंस वाला जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे। शायद आप लोगों ने बुक ली नहीं होगी, तो बुक्स के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। उस पीडीएफ के बेसिस पर हम क्या करेंगे, आगे उन अकाउंटिंग इक्वेशंस को करेंगे, जो कि क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करने के लिए भी दूंगा, प्रैक्टिकल भी, और यहाँ पर समझाऊंगा भी। ठीक है बेटा। तो सभी ने इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करेगा, मेरे से पूछेगा, मैसेज करेगा या फोन कर लेगा, और कंप्लीटली इस चैप्टर को आपने इन टर्म्स को क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है।